चलो भाई, तो आज हम एनएलएम का एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। क्या नाम है? बायंसी फोर्स, बायंड फोर्स, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है। क्या है ये? अपथ्रस्ट। चलो ठीक है। तो अपथ्रस्ट या बायंसी फोर्स बेसिकली तुम अच्छे से डेप्थ में पढ़ते हो कहां, किस टॉपिक में? जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि यहां से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस अपथ्रस्ट पे भी पूछे जाते हैं, तो एक थोड़ा सा जानकारी मुझे यहाँ पे लेना है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहली बात कि फोर्स ऑफ बायंसी या बायंड फोर्स या अपथ्रस्ट होता क्या है। देखो, जब भी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ये क्या है? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड दिस हैज बीन पार्शियली इमर्ज्ड इन दिस लिक्विड। एक कंटेनर है मेरे पास, वेसल है, इस वेसल में एक लिक्विड है। लेट अस से इस लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, जबकि इस लिक्विड में जिस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हमने इमर्ज किया है, लेट्स से इसकी डेंसिटी कितनी है? रो एस। ठीक है। तो जब भी किसी फ्लूइड में, चाहे सॉलिड हो या गैसेस भी हो सकता है, जनरली हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? लिक्विड की। जब किसी भी कंटेनर में क्या भरा हुआ हो? लिक्विड भरा हुआ हो, और उस लिक्विड में किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को या तो कंप्लीटली पूर्ण रूप से या तो आंशिक रूप से पार्शियली अगर हम उसको डुबोते हैं, इमर्ज करते हैं, तो एक अपवर्ड थ्रस्ट ऊपर की ओर लगता हुआ होता है, एक फोर्स ऊपर की ओर लगता हुआ होता है। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ बायंसी या थ्रस्ट या सिंपली बायंड फोर्स बोलते हैं। देखो, ये कॉमन एक्सपीरियंस है। एक बोतल ले लो, है ना, खाली बोतल हो, उस बोतल का कैप जो है बंद कर दो पूरी तरह से, और उस बोतल को उस लिक्विड में जो है क्या कीजिए? इमर्ज कराइए, पूरा डुबो दो। और जैसे ही तुम अपने हाथ से फोर्स को रिलीज करोगे, उस बोतल को छोड़ दोगे, कहां बोतल आ जाता है? ऊपर की ओर। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उस बोतल पे एक वहां पर फोर्स लगता हुआ होता है। किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में। अब है कि ये होता क्यों है? तो इट बेसिकली हैपेंस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द बोतल, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे कि बोतल के टॉप पे कुछ और प्रेशर लगाता है फ्लूइड, जबकि नीचे अगर जाए बॉटम लेवल पे तो कुछ और प्रेशर लगता हुआ होता है, और नीचे प्रेशर ज्यादा लगता है, ऊपर क्या होता है? कम लगता हुआ होता है। इस वजह से जो हमारा नीचे का फोर्स है वो डोमिनेट करता है, नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है, और इस वजह से अपथ्रस्ट किधर लगता हुआ होता है? ऊपर की ओर। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इस बायंसी फोर्स को मुझे समझना, इसके रीजन, कॉजेज क्या है, ये सारा हम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में सीखेंगे। अब देखो, तो फोर्स ऑफ बायंसी को सबसे पहले तो डिफाइन कर लेंगे। क्या है ये? इट इज एन अपवर्ड फोर्स, it is an upward force or upward thrust used to act on a solid object, when it is partially or completely immersed इन अ लिक्विड। बात आ रही है समझ में? किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब पार्शियली और कंप्लीटली किसी लिक्विड में हम डुबोते हैं, इमर्ज कराएंगे, तो वहां पे एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, एक फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम? फोर्स ऑफ बायंसी। अब ये डेफिनेशन कर लेने के बाद दूसरी चीज है कि इस फोर्स ऑफ बायंसी को हम कैसे डिटरमाइन करें, क्या तरीका होगा, कैसे हम उसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और दूसरी चीज कि ये फोर्स ऑफ बायंसी का डायरेक्शन क्या होगा, ये फोर्स ऑफ बायंसी का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले चीज, उन सारी चीजों को सीखने से पहले एक और चीज ध्यान दोगे, नोट करके इसको मैं बता देता हूं। क्या है ये? कि मान लो एक कंटेनर है जिसमें कुछ तो लिक्विड भरा हुआ है इस जगह पे, है ना। इस लिक्विड की डेंसिटी कितना है भाई? रो एल। इस लेवल तक एक लिक्विड भरा हुआ है इसमें। अब जरा सोचो, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे इसमें इमर्ज कराऊंगा, तो इतना जो पार्ट लिक्विड का है जो इसमें इमर्ज्ड वॉल्यूम है, ये देखो, है ना। ये जो वॉल्यूम है लिक्विड का इनिशियली इमर्ज करने के बाद जितना वॉल्यूम सॉलिड का होगा उसके बराबर का वॉल्यूम वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा।
बात आ रही है समझ में? जब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम इतने हिस्से तक इसको हम इमर्ज कराएंगे, तो जो कुछ भी जगह ये घेर रहा है, जो कुछ भी वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन सा? सॉलिड ऑब्जेक्ट, उतने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की ओर, और इसका लेवल किधर चला जाएगा? ऊपर। इसका लेवल कहां जाएगा बच्चा? ऊपर जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। समझ में आ रही है पहले बात? तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, दैट वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट immersed in the liquid, immersed in the liquid। इतनी बातें आ रही है समझ में कि जितना पार्ट इसका, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम हम इस लिक्विड में डुबाएंगे, उतना वॉल्यूम क्या होगा? उस लिक्विड का वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। इतनी बातें आ रही है समझ में? दिस इज द फेमस आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना? आर्किमिडीज का यही प्रिंसिपल है कि जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट को अंदर इमर्ज कराते हो, उतना लिक्विड क्या हो जाएगा? वहां से डिस्प्लेस हो जाता है। बात आ रही है समझ में यहां तक? अब दूसरी चीज कि देखो, मैं इस पार्ट को यहां से निकाल के देखता हूं। यहां देखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम लिक्विड का इस जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं तो एक सेंटर होगा, है ना? जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है लिक्विड का, जो पहले था और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को इमर्ज करने के बाद वहां से डिस्प्लेस हो गया है, तो वो जो वॉल्यूम है उसका कहीं ना कहीं तो एक सेंटर होगा। इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ बायंसी। क्या है ये सेंटर? सो इट इज द सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन इट। बात आ रही है समझ में? ये कभी भी बाइंड फोर्स है या फोर्स ऑफ बायंसी है, वो हमेशा कहां से लगता हुआ होगा? इस सेंटर ऑफ बायंसी से, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द फ्री लेयर ऑफ द लिक्विड। समझ में आ रहा है? पहले तो बाइंड फोर्स कहां से लगता हुआ होता है? सेंटर ऑफ बायंसी से। सेंटर ऑफ बायंसी इज द पॉइंट or it is the center of the displaced volume of liquid when the solid object is partially or completely immersed in it। वो सेंटर ऑफ बायंसी से हमारा बाइंड फोर्स लगता हुआ होगा, और ये हमेशा जो फ्री लेयर है, ये लेयर देखो, ये जो लेयर है फ्री लेयर लिक्विड का, है ना? अगर मैं यहां देखूं, यही तो है फ्री लेयर लिक्विड, इसके हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और इसको हम बी या फिर एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बता रही है समझ में? अब ये बात समझ में आ गई कि फोर्स ऑफ बायंसी का डायरेक्शन क्या होगा, कहां से लगता हुआ होगा? ये सेंटर ऑफ बायंसी से। सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो सेंटर ऑफ बायंसी से लगेगा, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द फ्री लेयर ऑफ द लिक्विड, फ्री लेयर ऑफ द लिक्विड। चलो भाई, तो ये भी देख लो एक बार, इसको भी लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ बायंड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ बायंड फोर्स। चलो भाई देखो, क्या बोलेंगे हम? इट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी, एंड इज perpendicular to the free layer of the liquid, free layer of the liquid। बात आ रही है समझ में? डायरेक्शन क्लियर हुआ? अब इसके बाद है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स। देखो, ये बाइंड फोर्स जो होता है, बेसिकली इसको हम डिराइव करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। बस अभी यहाँ पे एक इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। दिस Fp इज इक्वल टू वी रो एल इंटू जी। ठीक है भाई, ये क्या है? वी रो एल इंटू
g। अब यहाँ पे v क्या है? सो दिस v इज डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना। जब उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम उस लिक्विड में जब डुबोते हैं तो जितना वॉल्यूम उस लिक्विड का डिस्प्लेस होता है, जितना वॉल्यूम उस लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, वहां से हट जाएगा, वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को ही हमने v से रिप्रेजेंट किया है। दिस v इज डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। रोएल क्या है यहाँ पे? रोएल क्या है इस जगह? दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड दिस g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये g क्या है बच्चा? दिस g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? अब तो अगर मुझे बायनेंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू v इंटू रो एल इंटू जी। v क्या है हमारा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रो एल क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, चलिए अब इसी पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर देखते हैं। चलो देखो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को यहां पर समझ लो गौर से। मान लो कि इस जगह पे एक वेसल है और इस जगह पे यहां पे हाफ इमर्ज्ड किया है एक सॉलिड स्फीयर को, एक सॉलिड स्फीयर को यहां पे हाफ इमर्ज्ड किया है, पार्शियल रूप से इमर्ज्ड है, आधा पार्ट जो है इसका इमर्ज्ड है इस लिक्विड में, और ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। क्या ये? इक्विलिब्रियम में है। अब देखो इसकी डेंसिटी है ρs और इसकी डेंसिटी कितनी है यहाँ पे? ρl। अब तुमसे यहाँ पे ये पूछा है that what is the relation between ρs and ρl if the sphere is half immersed in the liquid, half immersed in the liquid। बता रही है समझ में? यहाँ पे क्या है? एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड भरी है जिसकी डेंसिटी कितनी है? ρl, और इसमें किसको इमर्ज किया है? एक सॉलिड स्फीयर को इमर्ज किया है जिसकी डेंसिटी कितनी है? ρs, और इस लिक्विड की डेंसिटी ρl है। अब हमको ρs और ρl में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो देखो एक चीज समझ में आ रहा है, अगर हाफ इमर्ज्ड है तो ये स्फीयर हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम में है। तो एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहला चीज तो यहाँ पे फोर्स ऑफ बायनेंसी को देखो, ये किधर लगता हुआ होगा? ऊपर की ओर, और खुद इस स्फीयर का एक जो वेट होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लगेगा, ये कितना होगा? mg, और कोई फोर्स यहाँ पे लगता हुआ नहीं है, और कोई फोर्स नहीं लगता हुआ है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम में देखूं, सो नेट फोर्स विल बी 0, और वी कैन से दैट दिस b मस्ट बी इक्वल टू mg, और b का फॉर्मूला कितना होता है? v रो l इंटू जी। मास मुझे नहीं पता, यहाँ पे मास नहीं पता, मास को क्या करेंगे हम? इस ρs को हम अगर लिखें, दिस इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, जब वॉल्यूम, मास कहने का मतलब क्या है? इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मास, इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मास हम लेंगे। तो सॉलिड स्फीयर का मास पूरा अगर मुझे फाइंड करना है तो यहां से क्या लेंगे? ms बोल देते हैं इस स्फीयर के लिए, एंड दिस ms विल बी इक्वल टू ρs इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अच्छा, एक चीज और समझो कि इस पूरे, जब मास हम डिटरमाइन कर रहे हैं इस स्फीयर का, जब मास डिटरमाइन करेंगे तो इस पूरे स्फीयर के मास को कंसिडर कर रहे हैं। बता रही है समझ में? लेकिन जब इमर्ज्ड पार्ट में सोचूंगा, जब मास जब कंसिडर करोगे तो पूरा वॉल्यूम लोगे इस स्फीयर का, है ना। लेकिन जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है, दिस इज हाफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। जितना पार्ट इमर्ज्ड है, कितना पार्ट इमर्ज किया हमने, कितना वॉल्यूम इमर्ज है? आधा वॉल्यूम ही यहाँ पे इमर्ज कराया है। तो देखो पहले तो मास निकाल लिया, ρs इंटू वॉल्यूम, या सिंपली इसको लिख दो ρs इंटू वॉल्यूम। v स्टैंड्स फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है कि नहीं? टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, इसको vs से ही डिनोट कर देते हैं। सो दिस विल बी ρs
इंटू वी एस इंटू जी, जबकि ये जो भी होगा, ध्यान से समझो, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा, ये लिक्विड का जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो होगा ये इक्वल होगा, ऑलरेडी कर लिया है, दिस इज वी एस अपॉन कितना 2, वी एस अपॉन 2, क्योंकि आधा ही वॉल्यूम यहाँ पे क्या किया है, इमर्ज किया है यहाँ। तो देखो v का वैल्यू मैं लिख सकता हूं वी एस अपॉन कितना 2, दिस इज रो एल, ये g हो गया, दिस इज रो एस इंटू वी एस इंटू कितना है ये g, तो g को कैंसिल कर लीजिए, वी एस से वी एस कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जो मुझे मिलेगा इस जगह पे, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, देखो रोएल का जो वैल्यू होगा दिस इज 2 टाइम रोएस, है कि नहीं, ये जो रोएल का वैल्यू होगा यहां से, दिस विल बी, रोएल विल बी इक्वल टू 2 टाइम रोएस। बात आ रही है समझ में, एकदम आसान सा प्रॉब्लम, सोचो लिखो और देखो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब अगर मान लो एक और चीज, बचपन में जैसे एक कहानी सुनते होगे, है ना, कि सुई जो है निडल एक लोहे की वो डूब जाती है, जबकि पूरा का पूरा शिप जो है क्या होता है, तैरता रहता है। अब यहां से देखो कि रोएल 2 टाइम रोएस है, रोएल 2 टाइम क्या है, रोएस है, मतलब यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का ट्वाइस है, इसलिए वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, इनफैक्ट आधा तैर रहा है। अगर सोचो कि इस सॉलिड का डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से अगर ज्यादा होता तो कहां होता, वो उस पानी के अंदर इमर्ज हो जाता कंप्लीटली। बात आ रही है समझ में। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, यहां देखिए, खुद से करके दिखाओ, सोचो, देखो तो इसी जगह पे मान लो अब कि सेम ऐसा ही वेसल मैंने फिर से कंसिडर किया है इस जगह से, लेकिन इस बार जो स्फीयर कंसिडर किया है ये एक कंसेंट्रिक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है ये, कंसेंट्रिक स्फीयर है। इसका मतलब क्या है कि इतना जो पार्ट देख रहे हैं आप, है ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है फिल्ड है, भरा है उस मटेरियल से, जबकि अंदर का ये हिस्सा वैकेंट है, ये हिस्सा क्या है, खाली है। अब इस स्फीयर को भी हम हाफ इमर्ज कर देते हैं इस फ्लूइड में, ऐसे आधा हमने इमर्ज कर दिया है इस जगह, ये देखो भाई, है ना। इसका जो इंटरनल रेडियस है इस स्फीयर का, दिस इज R1, और जो एक्सटर्नल रेडियस है दिस इज R2, और इस जगह पे इसकी डेंसिटी रोएस है, इसकी डेंसिटी रोएल है इस लिक्विड की। सो अगेन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रोएस एंड रोएल, ये रिलेशन मुझे एस्टेब्लिश करना है फिर से यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक बार में अगर यहाँ देखोगे, जैसे पिछले बार में निकाला कि रोएल का वैल्यू 2 टाइम रोएस है, तो यहाँ भी तो हाफ इमर्ज्ड है, ये यहाँ भी क्या है, हाफ इमर्ज्ड है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, रोएस विल बी 2 टाइम्स रोएल। बात आ रही है समझ में, ये गलत है। कैसे गलत है, देखो ध्यान से, देखो गौर से, फिर से अगर मैं इक्विलिब्रियम में देख रहा हूं इस स्फीयर को एट इक्विलिब्रियम, सोचो क्या सिचुएशन होगा, इस जगह पे ये पार्ट सिर्फ यहाँ फिल्ड है, ये सॉलिड है बिल्कुल, जबकि अंदर वाला पार्ट क्या है, वैकेंट है। तो यहाँ पर इस जगह पे एक बायंसी फोर्स लगेगा, कितना B, और इधर कितना हो जाएगा mg। अब एक चीज देखो, जब इस B का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, है ना, द फोर्स ऑफ बायंसी को जब हम यहां से लिखते हैं तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, इस जगह जो वैल्यू होगा फोर्स ऑफ बायंसी का, दिस वुड बी V इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायंसी, एक मिनट, ये B का वैल्यू है ना, तो B का वैल्यू कितना होगा, V जो कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, इंटू रो एल इंटू कितना G। अब मुझे एक बात बताओ यहां कि कितना लिक्विड जो है यहां से डिस्प्लेस होगा, कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा। अब यहां पे वॉल्यूम अगर हम कहें
तो मैं एक्सटर्नल वॉल्यूम सोचूं इस स्फीयर का या इंटरनल वॉल्यूम सोचूं या दोनों का डिफरेंस सोचूं? दोनों का डिफरेंस सोचो, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, अगर एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जो कि अंदर से खाली है, बाहर से, अच्छा एक बात बताओ कि इस स्फीयर का कौन सा सरफेस जो है वाटर के कांटेक्ट में या इस लिक्विड के कांटेक्ट में है? कौन सा लिक्विड, कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है? आउटर सरफेस कांटेक्ट में है। तो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा, जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है वहां से, वो किस पे डिपेंड करेगा? अंदर वाले सरफेस से कि बाहर वाले सरफेस से? तो बाहर का जो वॉल्यूम है इस स्फीयर का, उस पे सिर्फ डिपेंड करेगा। और बाहर का वॉल्यूम कितना होगा जरा बोलो? अगर मैं यहाँ वॉल्यूम की बात करूं स्फीयर के लिए तो कितना लिखते हो? 4/3 पाई R2 क्यूब। ये कौन सा वॉल्यूम है? आउटर वॉल्यूम है। जबकि इंटरनल वॉल्यूम अगर हम बात करें, इस छोटे से जो वैकेंसी यहाँ क्रिएट हुई है उसका वॉल्यूम कितना होगा बोलो? सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है इस स्फीयर के इमर्ज कराने के बाद लिक्विड का, वो डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना होगा? यहाँ पे होगा ये जो हमारा आउटर वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई 2। हाफ इमर्ज्ड है तो कितना पार्ट अंदर डूबा हुआ है? ये आधा। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का? हाफ। जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है, ये आउटर वॉल्यूम जो है इस स्फीयर का। चलो भाई, तो यहां से लिखते हैं हम, यहां क्या हो जाएगा बोलो इस जगह पे? और दिस विल बी इक्वल टू mg, है ना? इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? mg। लेकिन जब मास कंसिडर करेंगे, टोटल मास कंसिडर करेंगे स्फीयर का, उस समय कौन सा वॉल्यूम लेंगे? जब मास कंसिडर करेंगे तो कौन सा वॉल्यूम लेंगे? दिस इज द नेट वॉल्यूम और द टोटल वॉल्यूम। क्या करेंगे? एक्सटर्नल मतलब आउटर वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस वैकेंसी। तो वो कितना हो जाएगा? अगर चेंज इन वॉल्यूम हम देखें या टोटल वॉल्यूम देखें इस कंसेंट्रिक स्फीयर का सिर्फ, सो दिस विल बी 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ठीक है यहां तक? अब सुनिए, तो ये वैल्यू आ गया वी रो, देखो 4/3 पाई और ये R2 क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाई कितना? 2। हाफ वॉल्यूम एक्सटर्नल, बाहर का जो वॉल्यूम है वो इमर्ज्ड है, इसलिए डिस्प्लेस वॉल्यूम इस बाहर वाले जो सरफेस है उस वॉल्यूम का हाफ होगा। और ये लिक्विड की डेंसिटी रोएल है, दिस इज जी। मास जो होगा जब हम यहाँ कंसिडर करेंगे, है ना, तो ये चेंज इन वॉल्यूम, जो अब ये सॉलिड वाला वॉल्यूम है यहां से लेके यहां तक, ये जो वॉल्यूम है इस जगह तक, इस वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे? बाहर का वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। चलिए, तो ये हो जाएगा इनटू डेंसिटी, है ना, तो रो एस इनटू वो हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा जी। सो जी जी गेट कैंसल्ड एंड 4/3 पाई से 4/3 पाई भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो रो एल का जो वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रहा है, दिस इज 2 टाइम रो एस, 2 टाइम रो एस R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन ये हमारा R2 का होल क्यूब हो जाएगा। या इसको और जो है इससे इक्वेट करके लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन रो एल एंड रो एस। इतनी बातें आ रही है सबको समझ में? चलो